रिटर्न टिकट टू सतयुग। अब साथियों, आज यही एक अ, एक उपाय रह गया है अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। देखिए, 35-40 लाख साल की यात्रा करके इंसान सतयुग से कलयुग के यहाँ तक पहुँचा है। और देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम नीचे गिरावट की तरफ आ रहे हैं। सतयुग वो सबसे बड़ा साल था, जब ही 17-18 लाख साल का साल का वो युग था जिसमें इंसान ये बताता था कि हम ईश्वर के बराबर हैं, ईश्वर का तत्व हमारे अंदर है, वो सारी चीज़ें जो ईश्वर में होती है वो हमारे अंदर है और हम आपस में उसी तरीके से रहते हैं। स्वर्ग में जैसे भगवान देवता लोग रहते हैं, ऐसे ही हम पृथ्वी पे ईश्वर की तरह ही सम्मानित तरीके से हम इंसान रहते हैं। बहुत बेहतरीन समय 17-18 लाख साल का बीता। उसके बाद थोड़ी गिरावट आई। वो गिरावट आई त्रेता युग में, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि तब डेविल पावर्स बहुत ज़्यादा हो गई और वो इन्वॉल्व होने लगी, वो इंटरप्ट करने लगी ह्यूमन टेंडेंसी को, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर। तब भगवान का जन्म हुआ, भगवान श्री राम आए, उन्होंने उन डेविल्स पावर को ख़त्म करके वापस ह्यूमैनिटी को रिस्टोर किया। लेकिन फिर भी वो गिरावट आती चली गई। इंसान अपनी जो इमेज था उसको बरकरार नहीं कर पाया। जो इंसान था, धीरे धीरे वो गिरते गिरते वो हम द्वापर युग तक आ गए। और द्वापर युग में तक आते आते जो इंसान था वो पैसे और पावर का गुलाम हो गया, अपनी इच्छाओं का गुलाम हो गया। उसमें जो भगवान का सेक्रीफाइस का तत्व था वो ख़त्म होता चला गया। और सबसे बड़ी जो इंसानियत की पहचान है, ईमानदारी, वो ख़त्म हो गई। त्याग, सेक्रीफाइस, वो ख़त्म हो गया। अगर ईमानदारी होती तो पांडव जब वनवास काट के वापस आए तो उनका राज्य उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो देखिए, यही हुआ, जब वनवास से रामचंद्र जी आए तो उनको वापस उनका राज्य मिल गया। वो एक पीरियड था। जब नेक्स्ट युग आया तो वापस आने के बाद उनको नहीं मिला पांडवों को, तो युद्ध छेड़ना पड़ा और युद्ध से करके फिर उस धर्म को रिस्टोर किया गया। यहाँ तक तो उसके बाद जब कलयुग आया, वो कलयुग तो फिर वो तो क्रिमिनलिटी, करप्शन, उसका तो पूरा वो पूरा उसकी हवा में फैल गया। वो लोग उसमें उससे उसके जहर से कोई बच ही नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ, जो ह्यूमैनिटी है, जो सेक्रीफाइस है, जो ईमानदारी है, जो इंसान की पहचान है ईमानदारी, वो ख़त्म होती चली गई। और उसका ही ख़त्म होना मुझे आज की डेट में लगता है कि वो इंसान की सबसे बड़ी जो उसकी जो पतन का जो कारण है वो उसका बन रहा है। अब देखिए, अब मैं बैक चलता हूँ। मतलब आज हम 2020 में हैं, और मोटा मोटा जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो 2-3 साल तो हमें सेटलमेंट में लगे। और 26 जनवरी 2050 में जब हमें पूर्ण गणतंत्र मिला, तब हम जो है, जब ही हमारा संविधान लागू हुआ, तब से हमने अपने को इंडिपेंडेंट किया रियल मीनिंग में। लेकिन उसके बाद से ही देखो कि जैसे जैसे हम स्वतंत्र हुए, हमारी भावनाएं खराब होती चली गई। शुरू शुरू के पीरियड में लोग अच्छे रहे, वो जो ईमानदारी रही, जो आज आते आते लोगों से एक मतलब 2-4% आज ईमानदार लोग रह गए। लेकिन दो लोगों ने उनको तभी भी जिंदा रखा था और आज भी जिंदा रखा है। वो दोनों मैं आपको बताता हूँ कि वो दोनों कहानियाँ क्या हैं। आज मैं अगर अपने बच्चों से पूछता हूँ, शायद मेरी एज के जो लोग होंगे उनको याद होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको नहीं याद होगा। वो कहानी नमक का दरोगा। ये नहीं याद होगा शायद सबको, नमक का दरोगा की कहानी। ये वो समय था, अंग्रेज़ों के समय में नमक सिर्फ अंग्रेज बना सकते थे, आम आदमी नमक नहीं बना सकता था। वो व्यापार सरकार के पास हुआ करता था। तो जब स्वतंत्रता मिलने के बाद जब नमक का कारोबार सरकार के हाथ में आया, तो वो एक बहुत प्रॉफिटेबल था, बिजनेस था, और उसको बहुत गवर्नमेंट के अधिकार में आता था। अभी गवर्नमेंट ने उसके लिए दरोगा अपॉइंट किए, जो नॉर्मल इंस्पेक्टर्स होते थे, जैसे सेल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वैसे ही। तो एक बहुत ईमानदार आदमी थे, वो नमक का दरोगा जो है वो ऐसे अपॉइंट हुए। तो एक दिन वो चेक पोस्ट पे अपना रात में सो रहे थे, तभी उनको बहुत सारी बग्घियों, घोड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने जाके देखा तो बहुत सारी बग्घियाँ नदी क्रॉस करके आ रही थी। जब उनको चेक किया तो पता चला उसमें नमक भरा हुआ है, जो अवैध तरीके से दूसरी जगह पे जा रहा था।
उन्होंने इसको रोक लिया। तो लोगों ने बोला ये तो ज़मींदार आलोपी साहब का वो है सामान। और वो बहुत बड़े लोग थे, ज़मींदार थे, और बहुत अच्छे कामों में वो पैसा लगाते थे, तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनका सामान रोक ले या उनको कुछ करे। लेकिन ईमानदारी अपनी जगह पे है, ईमानदारी को कोई खरीद नहीं सकता कितने भी पैसे में। देखिए आज के बिजनेसमैन हैं वो कौड़ी कौड़ी में बिक जाते हैं, दो दो पैसे में उनको उनका ईमान खरीद सकते हो। वो लोग जो थे वो उनका ईमान बिकता नहीं था। तो जब भी आलोपी साहब आए और उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो, मेरी गाड़ियाँ हैं और आप पकड़ोगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तो चलो ये मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। उन्होंने मना किया, उन्होंने पैसा और बढ़ाया, फिर भी मना किया, और बढ़ाया, फिर भी मना किया। लास्ट में उन्होंने बहुत बड़ा ऑफ़र दिया, उस समय में 40,000 का ऑफ़र, जब ही तनख्वाहें 2530 रुपये तनख्वाहें लोगों की होती थी। उन्होंने इसको भी मना कर दिया और गलत तरीके से बिजनेस करने के लिए उनको अरेस्ट किया और कोर्ट में प्रेजेंट किया। अब पूरे शहर में हाहाकार मच गया कि आलोपी साहब को उन्होंने नमित दरोगा जी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मनी पावर काम आई और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत बड़े लोगों से दुश्मनी ली थी, उनकी जॉब चली गई। गरीब परिवार के थे, जब वापस आए तो पिता बहुत नाराज़ हुए, माँ बहुत दुखी हुई, पत्नी ने तो बहुत समय तक उनसे बात ही नहीं की, ये कह के कि भाई तुमने इतना गलत डिसीजन क्यों लिया, तुम इंस्पेक्टर बने थे, तुम्हारा काम पैसा कमाना था, और फिर तुमने उनसे क्यों दुश्मनी ली। वो इतने बड़े पैसे का ऑफ़र कर रहे थे तो हम पूरी सारी ज़िंदगी के लिए अमीर हो जाते, तो तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तो तुम एक नालायक पुत्र हो, बहुत डांटा डपटा। एक 2-3 दिन बाद उन्होंने देखा कि एक बग्घी आके रुकी और ज़मींदार और आलोपी साहब वो वापस उतरे उसमें। तो पिता तो उनके चरणों में गिर गया कि साहब मेरे बच्चे ने बहुत गलत काम किया, उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, नालायक बच्चा है, उसकी तो बहुत उन्होंने किया, माफ़ी मांगी। तो ज़मींदार ने कहा कि नहीं, आप हमसे माफ़ी मत मांगो, क्योंकि माफ़ी मैं मांगने आया हूँ। तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला कि देखो, मैंने पैसे की पावर दिखाई, मैंने पैसे से ईमान खरीदना की कोशिश की, जो गलत चीज़ थी। अब वो लेवल देखिए, पैसे से ईमान खरीदने की कोशिश की, वो शहर का सबसे रईस आदमी मानता है कि वो गलत चीज़ है। और आज पैसे के लिए लोग ईमान क्या देश बेच रहे हैं, वो भी आप देख रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये गलत चीज़ थी, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उसने एक पेपर निकाला, उन्होंने बोला मैं तुम्हें ये ऑफ़र करता हूँ, तुम इसे एक्सेप्ट करो, तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। तो उन्होंने देखा कि वो एक अपॉइंटमेंट लेटर था। जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का ट्रेजर उनको बनाया था। उन्होंने बोला इतना ईमानदार आदमी तो मुझे मिल ही नहीं सकता, जो मेरी सच्चाई के साथ ठीक तरीके से मेरी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके उसको सुरक्षित रहे और सही चीज़ मुझे बताए। जो उनको ऐसा दरोगा तनख्वाह मिलती थी, उससे 4 गुना तनख्वाह, बंगला, बग्घी, सब कुछ उनको मिल गया। तो देखिए, ईमानदारी के लिए पहला सबसे उसूल क्या है, दी ऑनेस्टी शुड बी बाई चॉइस, नॉट बाई फोर्स। अगर आप दबाव में ईमानदार बनते हैं तो क्या होगा, वो ईमानदारी आपकी एक न एक दिन, जैसे जैसे दबाव कम होगा, ईमानदारी का लीकेज शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बाई चॉइस बने हो, यानी उसके लिए क्या है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर वो इंसानियत है, आपके अंदर वो ताकत है, इनर पावर, जो गॉड पावर है, जो इंसान को ये बोलती है अच्छा हो या बुरा हो लेकिन इंसानियत को ज़िंदा रखो। जैसे नमक के दरोगा जो ने उसको किया, मेंटेन किया उसको। देखिए, जो ये जो थोड़ा बहुत ईमानदारी में, चूँकि डेविल्स पावर, लालच की पावर इंसान में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके ऊपर हमेशा हावी रहती है। लेकिन जो ईमानदार है वो ईमानदारी कभी हारती नहीं है, क्योंकि वो गॉड पार्टिकल है, वो गॉड पार्टिकल होता है, वो कभी नहीं, ईमानदार आदमी कभी नहीं हारता, अंत में उसकी जीत होती है। तो ये जो जैसे अब रात कितनी भी अंधेरी हो, एक दिन जैसे ही वो सूरज की एक रोशनी निकलती है, पूरा अंधेरा छट जाता है। ईमानदारी भी इसी तरीके से, आप उसको कितना ढकने की कोशिश करो, जिस दिन वो एक बार अपनी शक्ल दिखाती है, सारे अंधकार मिट जाते हैं। अब मैं वो 1950 से लेके अब मैं आपको कहानी बताता हूँ जेम्स की। वो नमक के दरोगा ने अपनी को बरकरार रखा जेम्स तक का। जेम्स का क्या कहानी है कि
और एक रियल स्टोरी है कि अफ्रीका में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो उनकी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी अक्रॉस अफ्रीका, डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो उन्होंने बुज़ुर्ग हो गए, तो उनको लगा कि अब मैं ये बिजनेस नहीं संभाल पाऊँगा क्योंकि मेरी अभी कैपेसिटी कम हो गई है। तो उन्होंने सोचा मुझे अपना एक सीईओ अपॉइंट करना चाहिए जो मेरी कंपनी को देखे और मुझे सही तरीके से रिपोर्टिंग करे और मेरी कंपनी जैसा मैंने चलाया है वैसे ही चलाए उसको। हालांकि उनका अपना बेटा था लेकिन वो इतना काबिल नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको वो चांस नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी सारी मैनेजमेंट की टीम के वर्कर को बुलाया और बोला कि देखिए मुझे अपना एक सीईओ चुनना है। बस आप सब में जो सबसे काबिल आदमी है वही होना चाहिए। मेरे लिए आप सब काबिल हो क्योंकि आप सब मेरी कंपनी चला रहे हो, लेकिन अभी मेरे डायरेक्शन में चला रहे हो। तब वो आदमी जो सीईओ होगा दैट विल इंडिपेंडेंटली रन द कंपनी, उसमें वो मुझे बताएगा। मुझे ये देखना है कि मेरी कंपनी को कौन सबसे बेहतर तरीके से चला सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सबको 5-5 बीज देता हूँ। कहते देखिए पेड़, जैसे पेड़ को पानी दे के, अच्छी मिट्टी लगा के, खाद दे के बड़ा करते हैं, वो काबिलियत पता चलती है कि आपने किसी पेड़ को कितनी अच्छी तरीके से लगाया। जो एक पेड़ को लगा सकता है वो मेरी कंपनी को भी अच्छी तरीके से वैसा ही फल फूलदार बना सकता है। तो ये 5 बीज हैं। 1 महीने बाद हम दोबारा यहीं पे आएंगे और हम देखेंगे किसने कितनी अच्छी तरीके से पेड़ लगाया। जिसका पेड़ सबसे बेस्ट होगा सीईओ वही होगा। और 1 हफ्ते में इसके कोपल अंकुर फूटना शुरू हो जाते हैं। 15 दिन में, 17 दिन में पेड़ एक अच्छा खासा उसमें पत्तियाँ आ जाएंगी। तो 1 महीने बाद जब आओगे तो हम एक डिसीजन मेकिंग कंडीशन में होंगे। तो सब लोग का हुआ। लोग 1 हफ्ते बाद आके बताने लगे मेरी आज अंकुर फूटा है, मेरा एक कोपल निकली है, थोड़ी सी डंडी बड़ी हुई, 4 पत्ती निकली, 8 पत्ती निकली, ये लोग बताते थे। उसमें से ही एक लड़का था जेम्स। जेम्स का क्या हुआ कि उसका पेड़ से अंकुर ही नहीं फूटा। अब देखिए बीज तो बीज ही होता है। तो कभी कोई आपने बीज लगाया, कुछ नहीं निकला, किसी में निकलता है किसी में नहीं निकलता है। तो वो बहुत दुखी हुआ और उसको लगता था, सब लोग बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे बड़ा हो रहा है, उसका नहीं बड़ा हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की, उसने खाद और डाली, मिट्टी थोड़ी सी चेंज की, उसने इंश्योर किया कि पानी भी उसको मिले, धूप में भी वो गमला रखता था, लेकिन नहीं निकला, पेड़ तो नहीं निकला। अब आखिर धीरे धीरे करके वो लास्ट डे आ गया। तो एक दिन पहले उसकी वाइफ जो है वो उसका कोट प्रेस कर रही थी क्योंकि अगले दिन उसको उस सेमिनार में जाना था। तो उसने कहा कि मेरा कोट प्रेस मत करो, तो क्योंकि मैं नहीं जा रहा। क्यों? उसने कहा इसलिए कि मेरा तो पेड़ ही नहीं जमा। मैं तो सबसे लास्ट पर्सन हो गया जिसके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। उसका तो पेड़ जमा ही नहीं और लोगों के पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए। तो उसकी वाइफ ने कहा कि देखो, यू शुड बी ऑनेस्ट। पेड़ नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम मुंह छुपाओ, क्योंकि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर नहीं निकला तो नहीं निकला, ईमानदारी से उसको बताओ। तो उसने बाई फोर्स उसको भेजा कि नहीं तुम जाओ, और नहीं भी निकला तो खाली गमला लेके जाओ। अब नेक्स्ट डे सब आए तो इसका जेम्स का खाली गमला देख के लोग खूब हंसी उड़ाने लगे। बेचारा बहुत शर्मिंदा होकर सबसे लास्ट सीट पे जाके उधर बैठ गया। फिर जब मालिक आए तो उन्होंने देखा, तो सबके ऊपर नज़र दौड़ाई, तो उन्होंने देखा कि सब खुश हैं, अपना गमला दिखा रहे हैं। एक लड़का जो है वो छुप रहा है। देखा तो वो जेम्स था। उन्होंने जेम्स को बुलाया तो उसने बोले कि क्यों छुप रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं फेल हो गया, मेरे पास तो मेरा गमला तो कुछ में हुआ ही नहीं, उससे पौधा ही नहीं जमा। लोग खूब हंसी उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा आओ स्टेज पे आओ। स्टेज पे बुलाया और अनाउंस किया कि जेम्स इज़ द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कंपनी। जेम्स कंपनी का सीईओ होगा, अगला सीईओ। तो लोग तो बहुत चिल्लाने लगे कि देखो सर, आपने तो, ये तो इनजस्टिस हो रहा है। सब पे गमले इतने अच्छे, सब पौधे इतने अच्छे हो गए, जिसका नहीं हुआ उसको आपने बना दिया। तो तब मालिक ने बोला कि देखिए, हमने जो आपको बीज दिए थे उस सबको बॉयल करके सुखा के दिया था, गर्म पानी में भिगो के सुखा के दिया था, उसमें से पौधा जम ही नहीं सकता था। हुआ ये कि आपने जब पौधे लगाए नहीं लगा तो आप वही दूसरी बीज मार्केट से लाके आपने लगा दिए। लेकिन मुझे पता था, मैंने जिसको जिसको बीज दिए उसमें किसी का पौधा नहीं जमना है। तो आप सबने मुझे चीट किया, रियलिटी को हाइड किया।
मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए जो रियलिटी को हाइड करता हो, अपने मालिक को सही बात नहीं बताता हो। जेम्स ने हाइड नहीं किया, जो था उसको लेके आया। तो ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन अमंग यू। आप सबके बीच में सबसे ईमानदार आदमी है, ये मेरा सीईओ है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बताती है कि ईमानदारी आपको कितना पे करके जाती है। एक महीना 30 डेज उसने सफ़र किया, बहुत मानसिक तनाव में गुजारे, लेकिन उसकी जो ईमानदारी थी, उसने करप्ट रास्ता नहीं चुना और अल्टीमेटली वो कंपनी का सीईओ बन गया। साथियों, ईमानदारी के साथ यही होता है। आपको ईमानदारी आपको शॉर्ट बेनिफिट नहीं देती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। और दोस्तों, हम सबको सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जो साथ लेके जाएंगे वो अच्छाइयाँ, वो गॉड पार्टिकल जो हमारी हार्ड डिस्क में, माइंड में स्टोर होते हैं, जो मेरे हार्ट में स्टोर होते हैं, वही स्टोरेज गॉड के पास जाएगी, जिसको वो डाटा एक्सेस करेगा कि तुम में से कितना अच्छा काम किया, कितना ख़राब काम किया, तुम्हें का आगे का जीवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको इंसान बनना है, आपको जानवर बनना है, आपको कीड़े मकोड़े बनने हैं, आपको किसी स्वर्ग में जाना है, आपको किसी बेहतर ग्रह में जाना है, या इस पृथ्वी के नरक में वापस आना है। आज हमारे साथ क्या हुआ, ये जो नमक का दरोगा पंडित बंसीधर से लेके ये जेम्स तक जो थे, ये लोगों की संख्या कम होती चली गई। वो भगवान राम के समय से वो भरत जो थे, जो राजगद्दी छोड़ के और चले गए जंगल में कि आप वापस अपना शासन संभालिए, वो अगले त्रेता युग में आके शासन के लिए युद्ध हो गया है, और कलयुग में आके गद्दी के लिए युद्ध हो गए, छोटे छोटे बेनिफिट के लिए युद्ध हो गए। माँ बाप भाई बहन एक दूसरे के नहीं रहे, भाई भाई का दुश्मन हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गई। अब इतना होने के बाद अब आगे नहीं जा सकते हम सब का कर्तव्य है अब यहीं से वापस मुड़ो और टिकट खरीदो फॉर रिटर्न जर्नी टू सतयुग। अब हम इस कलयुग की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, अगर हम अभी भी कलयुग की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अंत निश्चित है। ईश्वर एक झटके में सबको खत्म कर देगा। प्रकृति की विशालता को आपको पता है, एक आंधी चलेगी, सब कुछ जमीन दरोज हो जाएगा, आप सब जमीन के अंदर चले जाओगे, हम सब जमीन के अंदर चले जाएंगे। एक तूफान आएगा, हम सब जल के खाक हो जाएंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड में एक रेत के कण की तरह है, विशाल जैसे रेगिस्तान में एक रेत के कण की जो वैल्यू है, वही इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी आप सोच सकते हो। तो हमें जो है ये, अगर हम अपने को बचाना, अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है इंसान, तो अब यू हैव टू टर्न, वापस मुड़ो, वापस की जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। और ये जर्नी जब स्टार्ट होगी तो हम धीरे धीरे अपनी बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों की तरफ जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते मेरा पहला स्टॉपेज त्रेता होगा, त्रेता के बाद वो द्वापर होगा, द्वापर के नेक्स्ट स्टॉपेज त्रेता होगा, और उसके बाद हम सतयुग में एंटर कर जाएंगे। और हम भगवान से कहेंगे कि जो आपने मुझे दिया था मैं उसी स्वरूप को लेकर वापस आ गया। मेरी जनरेशन आने वाली वो अच्छी जर्नी देखेंगी, वो कलयुग के आगे की बुरी जर्नी नहीं देखेंगी। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए एक ही ऑप्शन है, अबाउट टर्न एंड गो टू सतयुग, वापस उसी रास्ते पे जाओ, सतयुग के रास्ते पे बढ़ जाओ। मेरी बात समझ में आती है तो आप जरूर करो, किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। हम सब बड़ों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों से बुराइयां दूर करके उनको अच्छाइयों की तरफ टर्न करें। उन्हीं की एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डअप के लिए होनी चाहिए। जॉब के लिए, नौकरी के लिए आप जो अपने बच्चे को मत पढ़ाइए, अपने बच्चों को कैरेक्टर बिल्डअप के लिए पढ़ाइए। जॉब तो एक साधन है, ठीक है, आप पढ़ते लिखे होगे तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन उसका पर्पस, पढ़ाई का पर्पस कैरेक्टर बिल्डअप होना चाहिए। ये आप करके धीरे 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 अब हम सब का कर्तव्य बनता है कि वापस सतयुग की चलें। थैंक यू।